वेलकम टू नॉवेल्स बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लम्ब से इश्क का सीज़न 2। वैसे तो ये सीज़न 2 है, लेकिन मैं सीज़न 1 की एपिसोड से आगे की नंबरिंग के हिसाब से ये एपिसोड दूंगा, तो आप लोग उसी हिसाब से पढ़ना। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में साथ साथ बताते रहा करें कि आपको नावल कैसा लग रहा है। चलते हैं नावल की तरफ। फजर की अजान होते ही शाह वेली के सारे अफराद उठ चुके थे। ख़वातीन नमाज पढ़ने के लिए वज़ू कर रही थी और मर्द हजरात मस्जिद जाने की तैयारी करते। शाह वेली के सारे ही अफराद फजर के वक्त उठ जाया करते थे। सो एक शख्स के सिवाय एक शख्स के, जिन्हें जब तक इनकी अम्मा साई ना उठा दें या बाबा साई की सख्त आवाज़ सुनने को ना मिले तो वो उठने का नाम नहीं लेते थे। आहान शाह, मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि उठ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। आयरा ने 5वीं मरतबा दरवाज़ा बजाकर इसे उठाने की कोशिश की थी, जब अंदर से इसकी नींद में डूबी आवाज़ सुनाई दी। अम्मा साईं, सोने दें, अल्लाह से तौबा करके नमाज बाद में पढ़ लूँगा। इसके कहने पर आयरा वहाँ से जाने लगी, क्योंकि अब इसे आलम ने ही उठाना था। क्या हुआ है? पीछे से आती भारी गंभीर आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा, जहाँ आलम खड़ा था। हमेशा की तरह कमीज शलवार पहनी हुई थी, जबकि कंधों पर मर्दाना शाल डाली थी। आयरा के कहने पर जो इसने कुछ पैंट शर्ट खरीदी थी, वो भी बच्चों के बड़े होने के बाद पहननी छोड़ दी थी। इसका कहना था कि अब वो बूढ़ा इंसान इन कपड़ों में अच्छा नहीं लगता, जिस पर आयरा हमेशा इसे यही कहती, वो कहीं से भी बूढ़ा नहीं लगता। और इसकी यही बात सुनकर आलम का रोमांटिक मूड ऑन हो जाता था, जिसके जवाब में वो ये कहता कि मुझे अब तक जवान तो तुम्हारे प्यार ने रखा है। ये सच था कि इतने साल गुजरने पर भी इसमें कोई फर्क नहीं आया था। बस घनी घनी दाढ़ी मूछें और घने बालों में हल्के हल्के सफ़ेद नज़र आने लग गए थे और हल्के हल्के सफ़ेद बाल नज़र आने लग गए थे। लेकिन आयरा को वो हमेशा से ज़्यादा हैंडसम लगता था। हाँ, इसके डिम्पल ने इसकी ता- हाँ, इसके डिम्पल की इसने तारीफ करनी कब की छोड़ दी थी, क्योंकि आलम से ज़्यादा इसे जरियाम का डिम्पल पसंद आया था। आपके पास ही आ रही थी। फजर का टाइम निकला जा रहा है और ये उठ नहीं रहा। दरवाज़ा भी लॉक करके पड़ा है। आयरा ने खफगी के साथ कहते अपने बेटे की शिकायत लगाई, जिस पर आलम ने मुस्कुराते कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। आहान शाह, 2 मिनट से पहले कमरे से बाहर निकलो। उसकी आवाज़ सुनते ही आहान की नींद उड़न सी हुई थी। आया बाबा साईं, बस आया। जल्दी से बिस्तर से उठकर इसने दरवाज़ा खोला, जिस पर आयरा ने घूर कर अपने बेटे को देखा, जो इसके उठाने पर तो नहीं उठा, लेकिन बाप के एक बार कहने पर उठ गया था। हमेशा की तरह इसके सारे बाल माथे पर बिखरे थे, जबकि नींद से भरी आंखें ज़बरदस्ती खोलकर वो मुस्कुराकर अपने बाप को देख रहा था। जी बाबा साईं, उठे क्यों नहीं? तुम्हारी माँ इतनी देर से उठा रही है। वो रात को देर तक पढ़ाई करता रहा था, इसी वजह से नहीं उठ पाया। बस मैं उठ जाता हूँ अभी। बस मैं अभी नमाज पढ़ने जाता हूँ। मनमनाते हुए वो जल्दी से वज़ू करने के लिए बाथरूम में भाग गया, जिस पर आयरा जिस पर आयरा ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। अपने बाप के सामने इसका हमेशा ऐसा ही हाल होता था। बहुत हंसी आ रही है जाने आलम, जल्दी से कमरे में आओ। मैं नहीं आ रही, मुझे नाश्ता लगवाना है। आयरा, कमरे में आओ, वरना मैं बुढ़ापा सबके सामने वरना मैं बूढ़ा सबके सामने तुम्हें गोद में उठा कर ले जाता अच्छा थोड़ी लगूंगा। आलम, आप कहीं से भी बूढ़े नहीं हुए मेरी जान। मुझे जवान तो तुम्हारे प्यार ने रखा है ना। इसकी कमर में हाथ डालकर आलम ने इसे अपने करीब किया। तौबा है आलम, सुधर जाए। मैंने सुना है आलम बिगड़ जाए। इससे ज़्यादा और क्या बिगड़ेंगे। इसकी बाहों से आज़ाद होकर वो वहाँ से भाग गई। आहान, जल्दी करो, इसने तेज़ आवाज़ में वाशरूम में मौजूद आहान से कहा और वहाँ से चला गया। ज़रूरी मीटिंग की वजह से वो एक हफ्ते के लिए तुर्की गया था और आज इसकी वापसी थी। फजर से पहले वो गांव में पहुंच चुका था, लेकिन फजर होने में बस चंद मिनट रह गए थे, इसीलिए वो मस्जिद में बैठ गया, क्योंकि इसका इरादा फजर पढ़कर हवेली जाने का था। जिस वक्त वो हवेली में दाखिल हुआ, इस वक्त औरतें अपने कमरों में इबादत कर रही थी। इसका इरादा इनसे मुलाकात अब नाश्ते के वक्त पर ही करने का था। इस वक्त तो बस इसे अपनी जान को देखना था, इसीलिए तेज़ कदमों से अपने कमरे की जाने बढ़ा, जहाँ नमाज स्टाइल में दुपट्टा बांधे वो जायनमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी, जिसमें वो इतनी मगन थी कि इसके आने का भी इल्म नहीं हुआ था। चेहरे पर हाथ फेर कर इसने जायनमाज तय करके रखी, जब नज़र बंद दरवाजे के करीब खड़े आर्यान की तरफ गई। शाह, आप कब आए? इसने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, जिस पर अगले ही लम्हे आर्यान ने इसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा था और बिना इसके कुछ सुने इसके लबों पर झुक गया था। किस्वा ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन इसके दोनों हाथ इसकी कमर पर बांधकर वो अपने काम में मगन रहा।
एक हफ्ते के बाद वो अपनी बीवी से मिल रहा था। इतना प्यार तो इसका हक था। इसकी मज़ाहमत के बावजूद वो इसी तरह इसके लबों पर झुका, इस पर इसी तरह रहता अगर कमरे में तीसरी आवाज़ नहीं सुनाई देती। बाबा साईं, अब छोड़ भी दे मेरी अम्मा को। ये तो देख ले जवान जज्बात पर क्या असर पड़ेगा। शामिर की आवाज़ सुनते इसने जल्दी से किस्वा को छोड़ा और बैकग्राउंड से टेक लगाकर शामिर को देखा, जो दिखने में बिल्कुल अपने बाप की तरह था। दाढ़ी मूंछों से पाक चेहरा, गंदमी रंगत और चेहरे पर मौजूद शरारती मुस्कुराहट। इसे देखकर आर्यन अच्छा खासा शर्मिंदा हो चुका था। यही वजह थी किस्वा की मज़ाहमत की। पहले वो पूरे कंबल में लिपटा पड़ा था, इसलिए इसने गौर नहीं किया था कि कमरे में कोई तीसरा वजूद भी है, जबकि वो इसके यहाँ होने की उम्मीद भी नहीं कर रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने किस्वा की तरफ देखा, जो शर्मिंदा सी नज़र झुकाए खड़ी थी। लेकिन इसके कुछ कहने से पहले ही शामिर बोल उठा, मैं बताता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा मैं आ जाऊँ अपनी अम्मा साई के पास, और अच्छा हुआ आ गया, वरना बाबा साई की ये बेताबियाँ मिस कर देता। पूरे घर में बताऊंगा। बता दे, पूरे गांव में बता दे, बीवी है वो मेरी। बाबा साईं, तो मेरी भी बीवी ला देना, ताकि मैं भी थोड़ी मस्ती कर लूँ। शामिर के कहते ही आर्यन ने गुस्से से इसकी तरफ देखा, जबकि इसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो किस्वा के पीछे जा खड़ा हुआ था। देख ले अम्मा साई, यहाँ तो सच बोलने पर डांट मिलती है। इसने अपनी माँ के गले में बाजू हमाइल किए। शामिर, क्या कर रहे हैं? फ्रेश हो जाएं। सुबह सुबह मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए हैं। समझा लो अपने इस बच्चे को, किसी दिन बहुत पिटेगा ये मुझसे। और तुम बच्चे, नमाज पढ़ ली तुमने? नहीं, जा ही रहा था, इसने सर गुजाते कहा। तो जाओ, पहले ही वक्त निकला जा रहा है। सीधा सीधा कहे ना कि मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, मुझे मेरी बीवी के साथ रोमांस करना है। शामिर के कहने पर किस्वा ने गुस्से से इसके सर पर चपत लगाई। हाँ, करना है, चलो अब जाओ। आर्यन ने भी साफ गोई से काम लिया। जिस पर अपने कंधे उचकाता इसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अगले ही पल किस्वा को अपनी बाजुओं में उठाकर बाहर निकल गया। बाबा साहब अब थके हुए हैं, आराम करें। शामिर की आवाज़ सुनकर इसने गुस्से से बुड़बुड़ाते इसे चंद अलकबात से नवाजा और फ्रेश होने चला गया। उसने नींद में ही हाथ बढ़ाकर बजते अलार्म को बंद किया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। शॉवर लेकर वो वॉशरूम से बाहर निकला और कंधे पर मर्दाना शाल डालकर मस्जिद की तरफ चला गया। नमाज पढ़कर इसने दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ मुकम्मल करके हाथ चेहरे पर फेर लिए और मस्जिद से बाहर निकलकर कमरे की जानिब बढ़ा था। हवेली में दाखिल होते ही आयरा की नज़र अपने खूबरूप बेटे पर गई। दिल में बेसाख्ता माशाअल्लाह कहा। जरियाम शाह, जो दिखने में बिल्कुल अपने बाप को कर गया था। घनी दाढ़ी मूछें, गाल पर पड़ता डिंपल, लंबा कद, मजबूत जिसामत, पेशानी पर बल और गोरी रंगत। अगर इसमें और आलम में कुछ मुख्तलिफ था तो ये कि आलम शाह को जितनी पढ़ाई से चिढ़ थी, जरियाम शाह को पढ़ाई से इतना ही लगाव था। वो एक इंजीनियर था, लेकिन पढ़ाई ख़त्म होने के बाद इसने कोई जॉब नहीं की थी, बल्कि अपने बाप का काम संभाला था। बचपन में वो साहिर और माहिर के साथ अक्सर ये खेल खेला करता था, जिसमें वो यही कहता था कि मैं आलम शाह एक ज़मींदार हूँ, और इससे अंदाज़ा नहीं था कि बड़े होकर वो वाकई में एक बड़ा जिम्मेदार बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा साईं। इसने जाकर आयरा को अपने गले लगाया, जिस पर मुस्कुराते इसने जरियाम के पेशानी पर अपने लब रख दिए। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। इसे बिठाकर वो सबको बुलाने के लिए चली गई। हवेली के सारे बच्चों ने शहर से पढ़ाई की थी और कुछ अभी भी कर रहे थे, इसीलिए इनसे मुलाकात जब होती थी जब वो वीकेंड पर हवेली आते थे, वरना वो सब शहर में फरीदा के पास ही रहते थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। गरम गरम चाय इसने असद की तरफ बढ़ाई थी। वालेकुम अस्सलाम, तुम तैयार नहीं हुई बेटा? तुम्हारी यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा है। जी बस जा रही थी, मैंने सोचा अभी तो काफ़ी वक्त पड़ा है, थोड़ी देर में तैयार होने के बाद चली जाऊंगी। अज़ा बेटा, आज पहला दिन है, क्लास भी नहीं देखी तुमने? मिशेल मिशाल ने देखी है बाबा जानी। इसने कहा था वो मेरा बाहर इंतज़ार करेगी और हम एक साथ ही अंदर जाएंगे, ताकि मुझे कोई मसला ना हो। अज़ा ने जल्दी से अपनी बचपन की दोस्त मिशाल का नाम लिया। स्कूल कॉलेज एक साथ पढ़ने के बाद वो अब यूनिवर्सिटी भी एक साथ पढ़ने वाली थी। चलो ये तो अच्छी बात है, और एहतियात से रहना, कोई बदतमीजी करे या कुछ भी कहे तो मुझे बताना। असद साहिब के कहने पर वो अपना सर हिलाकर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने चली गई। इसे डर था कि इसका पहला दिन था, अनजान जगह थी, इसलिए अपना डर से फितरी लग रहा था। परी, तुम बूढ़ी हो गई हो, मुर्तज़ा ने अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ते कहा, जबकि इसके कहने पर परीशा ने घूर कर इसे देखा था। मतलब? मैंने कल तुम्हारे बालों में एक सफ़ेद लट देखी थी।
ये शामिर की कारस्तानी है, मेरे बालों पर पेंट कर रहा था। वो तो शुक्र था सिर्फ एक लट पर हुआ है और मेरे बाल बच गए। और वो ऐसा क्यों कर रहा था? इसका कहना था कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे बाल सफ़ेद नहीं निकले, इसीलिए वो मेरे बाल सफ़ेद करना चाहता था। वैसे मुर्तज़ा, पता है मैं क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी? तौलिया साइड पर फेंक कर इसने परीक्षा की कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब किया। तुमने मुझे कहा था हनीमून पर फ्रांस लेकर जाओगे, लेकिन लेकर नहीं गए। इतनी पुरानी बात कहाँ से याद आ गई तुम्हें? मैं सोच रही थी कि वक्त कितनी जल्दी गुजरता है। कल मेरी तुमसे शादी हुई थी, तुम मुझे हनीमून पर लेकर जाने वाले थे। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी शादी हो गई है और उनकी शादी होगी, फिर वो भी हनीमून पर जाएंगे। डॉक्टर परिशे, शायद तुम भूल गई हो, मैं इसके बदले इतनी अच्छी जगह पर लेकर गया था तुम्हें, मॉन्चेस्टर, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब फ्रांस लेकर जाऊंगा और वहां जाकर हम अपना नया हनीमून मनाएंगे। कुछ शर्म कर लो मुर्तज़ा। इसे दूर हटकर वो कमरे से बाहर निकल कर चली गई। जरियाम, तुम शहर कब जाओगे? इसने डाइनिंग रूम में मौजूद अपनी जगह पर बैठे कहा था। कल जाऊंगा। खैरियत बड़ी मामा? हाँ, बच्चों के लिए सामान लिया था, वो दे देना। क्यों परी इस हफ्ते नहीं आएंगी? क्यों परी इस हफ्ते नहीं आएंगे? वो सब, सकलैन साहब ने परिशे को मुखातिब किया। नहीं, नूर के पेपर हो रहे हैं ना, तो सब इसके पेपर के बाद आएंगे। फरीदा से कहा है कि ख्याल रखा करे नूर का, इसके खाने पीने का ध्यान रखा करे। इस बार समरीन बेगम ने कहा, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। फरीदा को ख्याल रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसके भाई ही काफ़ी हैं इसका ख्याल रखने के लिए। उसने कहते हुए गर्म चाय का घूंट अपने अंदर उतारा था। शानजे, कब से फ़ोन बज रहा है तुम्हारा? उठा क्यों नहीं रही? कैंटीन में बैठी इस वक्त वो दोनों समोसे से इंसाफ कर रही थी, लेकिन बार बार बजता शानजे का फ़ोन इन्हें डिस्टर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से सना ने तप कर कहा था, अहान का फ़ोन है, वो तो यूनिवर्सिटी आया नहीं, गांव जाकर बैठ गया है और अब मुझे फ़ोन कर रहा है। मुझे पता है आज के दिन की कहानी सुनने के लिए फ़ोन कर रहा होगा, तो सुना दो। क्यों सुनाऊं? वो तो गांव जाकर बैठ गया और अब मुझे पता है कि कोई बहाना बनाकर अपना असाइनमेंट भी मेरे सर पर डाल देगा। उसने अपनी छोटी सी नाक को सुकेड़ते कहा, जिस पर सारा ने मुस्कुराकर इसे देखा था। उसे पता था ये नाराज़गी सिर्फ इसलिए है क्योंकि अहान इसे बताए बिना गांव चला गया था और यूनिवर्सिटी के इन गुजरे सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। लेकिन इसे यह भी पता था कि जैसे ही अहान इसके सामने आएगा, इसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। स्कूल के दौर में ही वो हैदराबाद से कराची आ गई थी, क्योंकि यहाँ इसके वालिद को अपने दोस्त के ज़रिए काफ़ी अच्छी जॉब मिली थी और कॉलेज इसने यहीं आकर पढ़ा था। कॉलेज में इसकी दोस्ती सना से हुई और यूनिवर्सिटी के पहले ही हफ्ते अहान से। सना के साथ इसकी दोस्ती को ज़्यादा अरसा हो चुका था, लेकिन सना और शानजे से ज़्यादा गहरी दोस्ती अहान और शानजे की थी, जिससे पूरी यूनिवर्सिटी बखूबी वाकिफ थी। सफ़ेद दुपट्टा मफरल की तरह गले में डालती, पीली कुर्ती और सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहने वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती नीचे की तरफ आ रही थी। आधे बालों में कैचर लगा था, जबकि बैग कंधे पर मौजूद था। इहाब, जल्दी से मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो। नाश्ते के टेबल पर आकर इसने जल्दी से ब्रेड अपने मुंह में डालकर लाउंज में बैठे इहाब से कहा, डेयर आपी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे दोस्त आने वाले हैं और मुझे उनके साथ जाना है। इहाब ने एक नज़र उठाकर अपने से 1 साल बड़ी माहीम को देखा और दोबारा से अपनी नज़रें मोबाइल पर मरकूज कर दी। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुन रही, उठो जल्दी। जूस का गिलास उठाकर इसने लबों से लगाया और एक ही सांस में पी गई थी। माहीम, कौन सी बस छूटी जा रही है, आराम से बैठकर नाश्ता करो। इसकी जल्दबाजी को देखकर फरीदा ने इसे टोका था। बहुत लेट हो गई हूँ मामा, इसे कहे मुझे छोड़ कर आए। ये तो पहले नखरे दिखाएगा फिर काम करेगा, इससे बेहतर है माहिर के साथ चली जाओ, अभी बाहर ही खड़ा है। फरीदा के कहने पर इसने इहाब की जानिब देखा, जो अभी तक अपने मोबाइल में मसरूफ था। इहाब, इधर देखो। माहिम के कहने पर इहाब ने इसकी तरफ देखा और इसके देखते ही फरीदा इसे दफा हो जाओ कहती बाहर चली गई, जबकि इसके कहने पर इहाब भी ढिठाई से मुस्कुराया था। माहिर भाई रुक जाएं, माहिर भाई रुक जाएं, मुझे भी यूनिवर्सिटी छोड़ दें। इसकी आवाज़ सुनकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते माहिर का हाथ रुका था। वाइट शर्ट की आस्तीन ने कोहने तक फोल्ड किए, जीन्स और टाई लगाए वो जाने के लिए तैयार खड़ा था, जबकि इसकी आवाज़ सुनते ही इसकी पेशानी पर 2 लटें गिरी थी। अच्छे खासे बल पड़ चुके थे। क्या मसला है? इसके करीब आते ही माहिर ने सख्त लहजे में कहा, जिसे सुनकर एक पल के लिए वो ठिठक गई। वो मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, इसने मिनमिनाते हुए कहा। तो मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ?
सॉरी, मुझे नहीं पता था आप हो, मुझे लगा माहिर भाई हैं। इसने सर झुकाकर कहा, जबकि इसके ऐसा करते ही वो जो कब से अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहा था उसने कहका लगाया, और इसके साथ ऐसा करते माहिम ने सर उठाकर इसे देखा। रुकी हुई सांस बहाल हुई थी। आप बहुत बुरे हो माहिर भाई, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, नाराजगी से कहती वो इसकी गाड़ी में बैठ गई थी। पर फिर भी तुम मेरी गाड़ी में ही बैठी हो माहिम। इसकी बात का बिना कोई जवाब दिए इसने सीट से सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। मतलब वो वाकई में ही नाराज हो गई थी। साहिर और माहिर जो एक दूसरे का सब कुछ थे, दिखने में वो बिल्कुल एक जैसे थे, और ऊपर से कपड़े भी हमेशा वो एक जैसे पहनते थे, जिसकी वजह से हर कोई मुश्किल से इनको पहचानता था। उन दोनों की आवाज़ भी काफ़ी मिलती जुलती थी, और वो दोनों एक दूसरे का अक्स थे। बस फर्क इतना था कि साहिर थोड़ा सख्त था, या माहिम को ऐसा लगता था, क्योंकि जब जब इसका साहिर से सामना होता तो इसे डांट ही पड़ती थी। उसे साहिर से डर लगता था, और ये बात माहिर बखूबी जानता था। इसलिए जब वो अकेला होता और माहिम इसके पास आती तो वो यही शो करता था वो साहिर है, और साहिर की तरह ही इसे डांटने लग जाता। लेकिन ये काम वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे डांटते हुए माहिम का रुंधा हुआ चेहरा देखकर हमेशा उसकी हंसी निकल जाती थी। जल्दी जल्दी करते हुए भी इसे आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। विशाल काफ़ी देर तक इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन क्लास शुरू होने ही वाली थी, इसीलिए वो अंदर चली गई। जबकि वो खुद मुश्किल से डिपार्टमेंट ढूंढते हुए अपनी क्लास में पहुंची थी, जहां सर पहले ही क्लास में मौजूद थे। उसने अपना थूक निकला। पहला ही दिन था और वो इतनी लेट आई थी। गहरा सांस लेकर इसने अंदर आने की इजाज़त मांगी, जिस पर माहिर ने आंखें चोटी करके इसे देखा था। आपका नाम? अज़ा असद। तो मिस अज़ा असद। माहिर के कहने पर क्लास की हंसी निकली थी, जिस पर माहिर ने इसे घूर कर सबको देखा था। साइलेंस। माहिर के सख्ती से कहने पर क्लास पहले की तरह खामोश हो गई थी। टाइमिंग नहीं पता आपको? सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसके कहने पर माहिर ने इसे अंदर आने की इजाज़त दी। वो जाकर मिशाल के बराबर वाली सीट पर बैठ गई, और माहिर भी इसे अपनी छोटी हुई और माहिर भी अपनी छोड़ी हुई बात की तरफ मुतवज्जा हो गया। आज सबका पहला दिन था, इसीलिए सिर्फ सबका इंट्रोडक्शन हुआ था। अहान की मुसलसल आती कॉल्स की वजह से वो अपना मोबाइल ऑफ कर चुकी थी, जो इसने अब घर आकर खोला था, जहां इसकी इतनी कॉल्स और मिस बेल्स लगी थी। जबकि फ़ोन अब फिर से आ रहा था। ये इसके यूनिवर्सिटी के सब वापसी का टाइम था, और वो जानता भी था, इसलिए इस वक्त इसे कॉल कर रहा था। इसने कुछ देर अपना बजता फ़ोन देखा और कॉल पिक करके फ़ोन अपने कान से लगाया। क्या मसला है? ये तो तुम मुझे बताओ, क्या मसला है? क्यों कॉल पिक नहीं कर रही थी मेरी? मेरी मर्जी? तुम्हारी मर्जी की ऐसी की तैसी? क्या ऐसी की तैसी अहान शाह? ये रौब किसी और को दिखाना। शान से मजर तुमसे नहीं डरती? इसका खफा लहजा देखकर अहान ने अपने बालों में हाथ फेरकर गहरा सांस लिया। तो शान से मजर नाराज हो गई है? मैं तो नाराज नहीं हूँ। सॉरी यार, ड्राइवर छुट्टी पर था, मेरे अलावा किसी और को इस वीक हवेली नहीं आना था, इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी के बाद निकल गया। आज वापस आ जाऊंगा, कल मिलते हैं। और तुम्हें बता नहीं सका उसके लिए सॉरी। चलो कोई बात नहीं। शानजे के कहने पर उसने इत्मीनान भरा सांस लिया। थैंक यू। तुम्हें पता है ना, तुम नाराज होती हो तो मेरी जान पर बनाती है। हाँ, तो क्यों करते हो ऐसे काम जिससे मैं नाराज होती रहूं? एक काम करो, पेपर पर वो सारी बातें लिख दो जिससे तुम नाराज होती हो, ताकि आइंदा मैं इन सब बातों का ख्याल रख सकूं। हाँ, ये तुमने अच्छी बात कही, मैं अभी लिख लेती हूँ। इसकी मजाक में कही बात को वो सीरियस ले चुकी थी, और वाकई में ही अब वो इन सब चीज़ों को लिस्ट बना रही थी जिनसे इसके नाराज होने के खुदशे थे। अपने ऑफिस रूम में मौजूद खिड़की के सामने खड़े होकर शीशे से नज़र बाहर के मंजर को देख रहा था। इसका ऑफिस रूम सबसे ऊपर फ्लोर पर था, जिसके बाद यहाँ खड़े होकर सड़क पर चलती गाड़ियाँ किसी चूंटी की मानद लग रही थी। वो दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पर इसने बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी, और खुद जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। सफ़ीर ने एक नज़र अपने संजीदा से बॉस पर डाली, जो इस वक्त वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट कोट में संजीदा नज़रों से इसे देख रहा था। सर, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। इसने फाइल खोलकर इसके सामने रखी, जिसे पढ़ने के बाद साहिर ने अपने कोट में रखा पेन निकालकर इस पर साइन कर दिए। सर, वो आर्यन सर तुर्की से आ गए थे, उनकी वापसी कब होगी? वो आ चुके हैं, इस वक्त गांव में मौजूद हैं। उसने संजीदा लहजे में जवाब दिया। सर, वो बाहर इंटरव्यू के लिए लड़कियां आई हैं। सफ़ीर के कहने पर इसने अपने सीसीटीवी फुटेज देखी, जहां बाहर वेटिंग एरिया में बैठी लड़कियां नजर आईं। पहले नंबर पर जो लड़की थी, इसे रख लो, बाकी सबको भेज दो। लेकिन सर, इंटरव्यू नहीं हुआ।
लेकिन सर इंटरव्यू नहीं होगा। नहीं, लेकिन सर हो सकता है उसमें कोई ज़रूरतमंद हो। मेरा मतलब है चंद लड़कियां मुझे ऐसी लगती हैं, इनके कपड़े और हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था। तुम ज़्यादा नहीं बोल गए सफ़ीर? साहिर के कहने पर इसने सर झुकाकर माजरा खान अंदाज में कहा, सॉरी सर। खैर, ये काम ज़रूरतमंदों के लिए नहीं होता। जो इस जॉब के काबिल होगा, ये जॉब इसे ही मिलनी चाहिए, जो मेरी बीए के हिसाब से होगी। टेबल पर रखा अपना सामान उठाकर वो ऑफिस रूम से निकल गया, जबकि इसके जाते ही सफ़ीर ने गहरा सांस लिया। आर्यन और मुर्तज़ा के बाद अब शाह इंडस्ट्रीज साहिर के हाथ में थी, जिसे वो बहुत अच्छे से चला रहा था, क्योंकि बचपन से अपने बाप और बड़े बाबा को देखते हुए कम उम्री में ही इसे सब काम अच्छे से आ चुके थे और अच्छा खासा तजुर्बा भी हो चुका था। मुर्तज़ा और आर्यन अब सिर्फ हफ्ते में एक बार इधर का चक्कर लगाते थे, जबकि बाकी के काम और सारी सूरत हाल साहिर से मालूम करते थे, और वो भी इन्हें सारी तफसील बता दिया करता था, ताकि अगर कहीं वो गलत हो तो उसकी गलती को दुरुस्त किया जा सके। अब दोनों को वो काम सिर्फ वो जब ही करने देता जब जब ही करने देता था जब इसे खुद कुछ हैंडल नहीं हो पाता था, और ऐसे मौके कम ही आते थे। हाँ, दूसरे मुल्क ये शहर जाने की बात होती तो वो तीनों में से कोई भी चला जाता था। माहिर भी कभी कभी ऑफिस आ जाता था, लेकिन इसे इन सब चीज़ों के बारे में इतनी मालूमात नहीं थी, ना ही इसे इन सब चीज़ों का शौक था। इसलिए इस काम को करने के बजाय इसे वो काम करने ज़्यादा अच्छा लगा जो वो अभी कर रहा था। लेकिन इसकी बातों को नज़रअंदाज करके वो इसे और जरियाम को ऑफिस के बारे में मालूमात हमेशा देता रहता था, ताकि उन्हें भी इस काम का इल्म होता रहे। हाथों में 3 से 4 बैग थामे वह हवेली से बाहर जा रहा था, जब हवेली में दाखिल होते आलम ने इसे पुकारा था। कहाँ जा रहे हो जरियाम? बड़ी मामा ने कुछ चीज़ें भिजवानी थी सबके लिए, बस इसी वजह से शहर जा रहा था। अच्छा, जाते हुए स्कूल भी देख कर जाना, मैं कल भी वहाँ नहीं जा सका था। तुम देख लेना काम कैसा चल रहा है। जी बाबा, सही मैं देख लूँगा। अपना सर हिलाकर इसने आलम को अल्लाह हाफिज़ कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। भले आलम को खुद पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन ये इसकी ख्वाहिश थी कि गांव का हर बच्चा पढ़े, और यही ख्वाहिश जरियाम की भी थी। आलम ने पहले गांव में 2 स्कूल बनवाए थे, जहां टीचर शहर से पढ़ाने आते थे, और उनके सहूलत की हर चीज़ का इंतज़ाम भी किया गया था। अब जबकि तीसरा स्कूल जरियाम ने खुद अपनी ख्वाहिश पर बनवाया था, जिसमें वो साथ ही कॉलेज भी होगा। वैसे तो गांव में चंद कॉलेज भी मौजूद थे, लेकिन ये कॉलेज जरियाम हर लिहाज से बेहतर बनवाना चाहता था, क्योंकि वह चाहता था कि गांव का हर बच्चा खूब पढ़े, खास तौर पर लड़कियां। इसे चिढ़ थी इन लोगों से जो पुरानी सोच लेकर अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं देते थे, लेकिन वो इनकी ये पुरानी सोच ख़त्म करना चाहता था। वो ये दिखाना चाहता था लड़कियां भी पढ़ सकती हैं और लड़कों से ज़्यादा आगे बढ़ भी सकती हैं, बस इनके वालिदैन को उनका साथ देना चाहिए। बैग कंधे पर लटकाए वो ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। जब थोड़े फासले पर इसे गाड़ी रुकती नजर आई, जिसे देखकर वो इसकी जानिब चली गई। वो ब्लैक लैंड क्रूजर थी जो माहिर के पास थी, और इसे यही लगा माहिर ही इसे लेने आया होगा। वैसे भी इसे आना चाहिए था, वो सुबह इससे नाराज जो हो गई थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि साहिर के पास भी यही गाड़ी थी, वो भी इसी कलर में। मैं बैठ ज़रूर गई हूँ माहिर भाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। गाड़ी में बैठकर इसने सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, जिस पर गाड़ी स्टार्ट करते साहिर ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। तुम लड़कियों को रूठने मनाने के अलावा और कुछ नहीं आता? उसकी आवाज़ सुनते ही बैग में मोबाइल निकालता इसका हाथ थमा था। भले ही वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन ये फ़र्क इन दोनों की पहचान बताता था कि कौन साहिर है कौन माहिर। माहिर की निस्बत साहिर की आवाज़ कुछ ज़्यादा भारी मालूम होती थी, और इसका लहजा हमेशा संजीदा रहता था। सॉरी साहिर भाई, मुझे पता नहीं था आप हो। बिल्कुल पता होता तो ऐसा नहीं कहती, क्योंकि तुम मुझसे रूठती नहीं हो। मुझे आपसे रूठना भी नहीं है। मैंने तुम्हें कोई ऐसा हक दिया भी तो नहीं है। बात तो सही थी, जिसे सुनकर इसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी आंखें नम हो चुकी थी। मुझे आपसे ऐसा कोई हक चाहिए भी नहीं। उसकी आवाज़ रुंधी थी। आवाज़ सुनकर साहिर ने झटके से गाड़ी रोकी और माहिम के थोड़ा करीब हुआ, जबकि इसकी इस हरकत पर वो गाड़ी के दरवाजे से चिपक चुकी थी। लेकिन मैं तो तुम्हें यह हक देना चाहता हूँ। उसके कहने पर माहिम ने नासमझी से अपनी भीगी सी आंख उठाकर इसे देखा। तुम्हें पता है माहिम, तुम्हारी आंखें मुझे बहुत पसंद हैं। स्याह, बिल्कुल रात की तरह, और जब इनमें आंसू होते हैं तो ये और ज़्यादा हसीन लगती हैं, जैसे रात के पहर बारिश। इसकी बात सुनकर माहिम ने अपना थूक निगला। साहिर की बात हमेशा इसे अजीब ही लगती थी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें डांटता क्यों हूँ?
और किसी और को ऐसा क्यों नहीं कहता? क्योंकि तुम्हें डांटते तुम पर गुस्सा करने का हक सिर्फ मेरा है। हाँ, तुम्हें प्यार करने का अभी मेरे पास कोई हक नहीं है। साहिर भाई, मुझे घर जाना है। इसके कहने पर साहिर ने जब्त से अपनी आंखें बंद की और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी, जबकि दिल अपनी बात में ही अटक चुका था। हाँ, तुम्हें प्यार करने का भी मेरे पास कोई हक नहीं है, लेकिन जब यह हक मिलेगा तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर पाएगा। उसने नज़रें मोड़कर माहिम की तरफ देखा, जो इसकी तरफ नहीं देख रही थी, और इसे पता था कि अब यह सफ़र ख़त्म होने तक वो गलती से भी इस पर नज़र नहीं डालेगी। कैसा गुजरा पहला दिन? इसके बाइक पर बैठते ही असद साहिब ने पूछा था। बहुत अच्छा गुजरा बाबा जानी, बस थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन शुक्र था सर ने ज़्यादा नहीं डांटा। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आइंदा ध्यान रखना बेटा, इंसान को वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। कुछ देर के बाद उन्होंने बाइक एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी, जिस पर अज़ा ने हैरत से इन्हें देखा था। बाइक यहाँ क्यों रोकी बाबा जानी? आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, तो इसीलिए सोचा तुम्हें आइसक्रीम खिला दूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है बाबा जानी, घर चलते हैं, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। अरे कोई इंतज़ार नहीं कर रही होगी, देखना जब हम वहाँ जाएंगे तो टीवी के सामने बैठी ड्रामा देख रही होंगी। असल साहिब ने मुंह बनाते इसे बेख्तियार कहा, और इसे बेख्तियार हंसी भी आ गई। घर पहुंचकर इसकी वसी और फरीदा से मुलाकात हो चुकी थी, जबकि बाकी सब घर से बाहर थे। यह अब अपने दोस्तों के साथ था। माहिर नूर और माहिम यूनिवर्सिटी और साहिर ऑफिस में था। इसका इरादा इन सब से मिलकर ही जाने का था, इसलिए वहीं बैठकर वो इनका इंतज़ार करने लगा, जबकि मुलाजमा से कहकर फरीदा इसके सामने अलग अलग डिशेस रख चुकी थी, जो इसकी पसंद की भी थी। फरीदा आंटी, आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ, जो आपने ये सब मेरी पसंद का बनवाया? हाँ, परी ने बता दिया था, इसीलिए मैंने सब बनवा लिया था। अब कोई बहाना मत बनाना, सब कुछ खाना है। फरीदा ने फिंगर फिश इसके सामने रखी। अहान कब आ रहा है वापस? आज कह रहा था, मैंने कहा भी था कि मेरे साथ आ जाए, लेकिन इसका कहना था मेरे साथ सफ़र बहुत बोरिंग होता है। बातों के दौरान ही माहिम और साहिर भी आ चुके थे। जरियाम कैसे हो? साहिर ने इसे देखकर खुशगवार हैरत से कहा और आगे बढ़कर इससे गले मिला। साहिर से मिलने के बाद इसने माहिम के सर पर हाथ रखा। थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश होने के लिए जा चुकी थी, जबकि साहिर वहीं इसके पास बैठा रहा। इसके साथ बातें करते करते माहिर भी आ चुका था, जिसके बाद वो मज़ीद इन दोनों के साथ बैठकर घर से निकल कर जा चुका था, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्योंकि नूर यूनिवर्सिटी के बाद अपने दोस्त के यहाँ जा चुकी थी, जिसका एड्रेस वो फरीदा से ले चुका था, क्योंकि नूर से मिलने के लिए इसे वहीं जाना था। इस तरह किसी के घर जाना इसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था यहाँ आकर वो अपनी प्रिंसेस से नहीं मिलता। वो बस इसे बाहर बुलाकर इससे मिलेगा और वापस चला जाएगा, लेकिन इससे मिले बिना नहीं जाएगा। अपनी गाड़ी में बैठकर इसने गाड़ी इसकी जानिब बढ़ा दी थी, जिस जगह का एड्रेस फरीदा ने इसे दिया था। जब रास्ते में इसकी नज़र थोड़े फासले पर पड़े जब रास्ते में इसकी नज़र थोड़े फासले पर खड़े इस गजरे बेचते आदमी पर गई। गजरे देखते ही से नूर का ख्याल आया। गाड़ी से उतरकर इसने गजरे खरीदे गाड़ी से उतरकर इसने गजरे खरीदे, वॉलेट जेब में रखा और वापस जाने लगा, जब इसकी किसी से ज़ोरदार टक्कर हुई। किसी ने इसकी जेब में हाथ डालकर इसका वॉलेट निकाला था। भले सामने वाले ने यह काम बड़ी फुर्ती और ना महसूस अंदाज में किया, लेकिन फिर भी वो जान चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो शख्स भागता, जरियाम ने इसकी कलाई पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा था। माहिम, तुझसे नाराज है? जयाम इसके जाते ही इसने माहिर की तरफ देखते कहा। साहिर बनकर बस थोड़ी रूडली बात की थी, इसीलिए लापरवाही से कहने पर साहिर ने से घूरा था। ऐसे मत देख यार, मैं तो बस थोड़ा सा फन कर रहा था। कुछ दिनों की बात है, जब तेरी इससे शादी हो जाएगी तो फिर तेरे प्यार भरी नज़रों से वो खुद ही समझ जाएगी कि साहिर कौन है और माहिर कौन है। इसके कहने पर साहिर ने ठिठक कर इसे देखा। जुड़वा हूँ तेरा, हम तो एक दूसरे के दिल की बातें भी समझ जाते हैं। यही तो गम है, एक दिन यही बात तुझे अच्छी लगेगी, देख लेना। देखते हैं। बुड़बुड़ाते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। साहिर चेंज करेगा तो वो कपड़े पहन लेना जो मैंने पहने हैं। इसकी बात सुनकर साहिर ने अचंभे से कहा, क्यों? फरीदा आंटी बता रही थी आज इनका नया ड्राइवर आएगा, तो बस इसीलिए थोड़ी सी मस्ती करनी है। माहिर, मेरा ख्याल है हम इन सब चीज़ों के लिए अब बड़े हो गए हैं। फिर भी दिल तो बच्चा है जी। जिसका दिल बच्चा है वो ये करतब करता फिरे। नफ़ी में सर हिलाता वो वहाँ से चला गया, जबकि माहिर ने भी अपना सर झटक कर टेबल पर रखे फ्राइड राइस उठा लिए थे। हाथ छोड़ा उनका। इसने जरियाम की सख्त गिरफ्त से अपना हाथ आज़ाद करवाना चाहा, जबकि जरियाम तो बस हैरत से इसे देख रहा था।
वो जो ये समझ रहा था कि वो कोई लड़का है, तो ये इसकी गलत फहमी थी। वैसे भी ये चोरी वाला काम की उम्मीद भला वो किसी लड़की से कैसे कर सकता था। लेकिन इस वक्त इसके सामने वाकई ही लड़की खड़ी थी, स्या रंग का मर्दाना कुर्ता पहने। इसके ढीले जोड़े में बंधे बाल पर मिट्टी लगी थी, जिसे देख कर लग रहा था इसने कितने ही दिनों से अपना सर नहीं धोया। इसकी स्याह कमीज शलवार पर भी मिट्टी लगी थी, जबकि स्याह सूट में इसकी सफ़ेद रंगत धमक रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि इसके चेहरे पर भला की मासूमियत थी। लंबी घनी पलकें, छोटी सी नाक, जबकि कुदरती तौर पर सुर्ख गाल और सुर्ख लब। इसे किसी बनाव श्रृंगार की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसे पहले ही कुदरत की तरफ से हुस्न मिला था। हाथ छोड़ा पुनका, मेरा वॉलेट वापस करो। है? जरियाम के कहने पर इसने नासमझी से इसे देखा, जैसे इसकी कही बात इसे समझ नहीं आई हो। ये जो तुमने अपनी जेब में मेरी चीज़ रखी है ना, इसे वापस करो। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो शर्मिंदा तो हरगिज़ नहीं हुई थी। हाँ तो कर रही हूँ ना, पहले हाथ छोड़े अपन का। शर्म नहीं आ रही लड़की का हाथ पकड़े खड़े हैं। इसके कहने पर जरियाम ने इसका हाथ छोड़ दिया। इसे याद नहीं पड़ता था कि आज तक किसी ने इसे कहा हो कि पहली लड़की है जो जरियाम शाह से इस तरह बदतमीजी से पुकार रही थी। इसने जरियाम का वॉलेट निकाल कर इसे दिया और फौरन वहां से भाग गई। जरियाम ने अपना वॉलेट खोल कर देखा, वो कैश कम ही रखता था। इसके वॉलेट में 3-5 हज़ार के दो 2,000 के नोट थे, लेकिन अब वो 2-5 हज़ार के नोट गायब हो चुके थे। यकीनन वो चोरनी इसके पैसे लेकर भाग गई थी। लेकिन यह काम इसने इतनी सफाई से किया था कि जरियाम भी इसे दाद दिए बिना नहीं रह सका। चोरनी बुड़बुड़ाते वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। वो वीरान सड़क पर तेज बाइक चला रहा था, जबकि अचानक कोई इसके सामने आया। ये तो शुक्र था कि इसने बाइक रोक ली थी, जिससे इसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन सामने से आने वाली लड़की फिर भी जमीन पर गिर चुकी थी। अंधी देख कर नहीं चल सकती हो? मैं अंधी हूँ, बाइक तो तुम चला रहे थे, विशाल ने उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, जिन पर जमीन पर गिरने की वजह से मिट्टी लग चुकी थी। यह तो शुक्र था कि इसे कहीं चोट नहीं लगी थी। तो ये कौन सी किताब में लिखा है जो बाइक चलाता है गलती उसकी होती है? ये मेरी किताब में लिखा है। बजाय इसके कि तुम मुझे सॉरी बोलो, उल्टा तुम मुझे सुना रहे हो। सुना तो मैं कुछ नहीं रहा, और मेरी आवाज़ इतनी बेसुरी है कि मैं सुनाना भी नहीं चाहता। फिर भी तुम कुछ सुनना चाहो तो सुना दूंगा। यहाँ आपने अपने दांतों की भरपूर नुमाइश करते कहा, जिस पर मिशाली से घूरी से नवाज कर बदतमीज कहती वहां से चली गई। वैसे भी इस वीरान सड़क पर वो इस अनजान लड़के से अब लड़ने वाली तो थी नहीं। नाइट सूट बदल कर वो जैसे ही बेड पर लेटी, इसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाकर देखा, जहां आहान की कॉल आ रही थी। हेलो, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अपनी खिड़की पर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आहान के कहने पर इसने हैरत से अपनी बंद खिड़की को देखा और जाकर खिड़की खोल दी, जहां सामने ही आहान पाइप पर लड़का खड़ा था। इसका रूम घर के दूसरी मंजिल पर था, जिसकी वजह से वो पाइप पर चढ़कर इसकी खिड़की तक पहुंचा था। आहान के बच्चे यहाँ क्यों लटके पड़े हो? तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था, कल तक का मुझसे सब्र नहीं हुआ, इसीलिए अभी मिलने आ गया। अंदर आओ। क्या तुम्हारे कमरे में किसी ने देख लिया तो? यहाँ मेरी खिड़की पर बंदर की तरह जो लटके हो, तो जैसे कोई नहीं देखेगा। अंदर अंदर आओ। इसका हाथ पकड़कर शानजे ने इसे अंदर आने में मदद दी थी। थैंक यू, मुझे तो डर लग रहा था मेरे वजन से वो पाइप न टूट जाए। उसने एक नज़र इसके पूरे कमरे पर डाली। तुम्हारे कमरे में तो कुछ चेंज लग रहा है। कुछ भी चेंज नहीं है। खैर, तुम आए क्यों हो? वो मैं तुम्हें ये देने आया था। इसने अपने कंधे पर लटके बैग में से एक चॉकलेट बॉक्स निकाल कर इसे दिया। आहान, तुम सच में इस वक्त मुझे ये देने आए हो? हाँ, नई चॉकलेट है, मैंने खाई तो मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए तुम्हारे लिए भी ले ली। दे दी ना, अब जाओ तुम। बड़ी बेमुरव्वत लड़की हो तुम, बैठने को नहीं कहोगी? खुद ही जाकर वो इसके बेड पर लेट गया। यार शानजे, तुम्हारा बेड तो बहुत नरम है। इस पर सोने वाली भी तो इतनी ही नरम है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं खुलवा रही, तुम फिलहाल जाओ, अब बाकी की बातें कल यूनिवर्सिटी में करेंगे। तुम सच में बहुत बेमुरव्वत हो। अच्छा, दरवाज़ा तो खोल दो। मैं क्यों खोलूं? जिस तरह से आए हो इसी तरह से वापस जाओ। और ख़बरदार, जो मुझे फिर से बेमुरव्वत कहा, तुम्हारा सारा असाइनमेंट जो बनाया है ना, अभी के अभी फाड़ दूंगी। अरे पगली, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। इसके गाल खींचकर वो एहतियात से खिड़की पर चढ़कर उतरने लगा। अपनी खिड़की पर खड़ी वो इसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, जो अब नीचे उतरकर इसे हाथ से बाएं का इशारा कर रहा था। देख अम्मा, अपन तेरे लिए क्या लाई है। हुरैब ने अपने ईंटों से बने इस छोटे से घर में दाखिल होकर इशल से कहा, जो दुपट्टा सर पर बांधे अपना सर दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी। तुमने फिर चोरी की हुरैब?
खाने पीने के अशिया से भरी इन थैलों को अपने सामने देखकर इसने हुरैब से सवाल किया था, तो और क्या करती? तुम मत क्या करो ये काम। तो फिक्र क्यों करती है? अपन सिर्फ गाड़ी वालों को लूटता है। तो क्या इनका पैसा पैसा नहीं होता? हराम की कमाई है, सबकी नहीं होती। हाँ तो और क्या करूं? चोरी करना छोड़ दूं? जिसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो भूख से मर जाएंगे और अपन को भी मार डालेंगे। नहीं मरता कोई, खुदा ने सबका रिस्क लिखा होता है, तुम्हारा भी लिखा है, मेरा भी लिखा है। जो तुम्हें ये काम छोड़कर भी मिल जाएगा। तो तू मेरा दिमाग मत खा और जाकर सो जा। सर दर्द में बहकी बहकी बातें कर रही है, इसने गुस्से से बुड़बुड़ाते कहा और अपने लाए हुए सामान में से एक सेब निकाल कर अपनी कमीज से साफ किया और बिना इशल की तरफ देखे खाने लगी। तू भी खा ले, पैसे बचा रखे हैं, सुबह तुझे हकीम के पास भी ले चलती हूँ। मौलवी को भी दिखा दे। एक सेब अशल की तरफ फेंक कर इसने अपना सेब खत्म किया और अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई। इसे एक कमरे नुमा घर में सिर्फ यही था, दो चारपाई, एक पानी का घड़ा और एक छोटा सा चूल्हा, छत पर लगा सालों पुराना पंखा और एक बल्ब जिसे जलाने की जरूरत पेश नहीं आती थी क्योंकि यहाँ लाइट भी 3 से 4 दिन में चंद घंटे के लिए आती थी। मामा एक बात पूछूं? मामा एक बात पूछूं? माहिम ने पुरसोच अंदाज में अपने सर में उंगलियां फेरते फरीदा से कहा। पूछो। मुर्तज़ा अंकल कहते हैं मैं बहुत प्यारी हूँ क्योंकि मैं बाबा पर नहीं गई। वो ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान इनकी बात से वैसे ही चिढ़ता है, बस इसीलिए वो इसे चिढ़ाने के लिए कहते हैं। एक और बात। कहो। साहिर भाई बहुत अजीब बातें करते हैं। इसकी बात सुनकर फरीदा ठिठकी थी। अजीब मतलब? पता नहीं, वो कहते हैं इन्हें मेरी आंखों में आंसू अच्छे लगते हैं, मैं इन्हें रोती हुए अच्छी लगती हूँ। भला कोई किसी को रोते हुए कैसे अच्छा लगता है? महिम वो मजाक करता होगा। फरीदा ने इसे मुतमईन करने की कोशिश की। वो मुतमईन तो नहीं हुई थी लेकिन मुस्कुराकर बात बदल दी। उसके सिल्की बालों ने इसकी आधी कमर छिपाई हुई थी। इसके हाथ में मोबाइल था जिसमें से टॉपिक देखकर वो नरम लबों में दबा पेन निकालकर जर्नल पर लिख लेती और फिर इसे वापस अपने लबों में दबा लेती। वो नूर शाह थी। शाह हवेली की जान, हवेली के सारे मकीनों की शहजादी और अपने 5 भाइयों की लाडली प्रिंसेस। इसने हवेली के सारे फर्द से कुछ न कुछ लिया था। इसके सिल्की कमर तक आते बाल आयरा की तरह थे। मासूमियत और शरारत मासूमियत और शरारती वह किस्वा की तरह थी और गाल में पड़ता डिंपल इसने अपने चाचू साईं से लिया था। वो बहुत खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत। मोबाइल पर आती कॉल देखते इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी जिससे गाल में पड़ता डिंपल नुमाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, इसने कॉल पिक करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं घर में सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, बस तुम इस वीकेंड घर नहीं आई तो सारे घर वाले तुमसे बात करने के लिए बेचैन थे। सारे लाइन बनाकर बैठे हैं, अब बारी बारी इन सब से बात कर लेना। मुर्तज़ा ने अपने सामने बैठे सारे अफराद की तरफ देखकर परीशा को फ़ोन दे दिया जबकि बाकी सब इसके पीछे लाइन बनाकर बैठे थे। परीशा के पीछे आयरा, इसवा, आर्यान, आलम शाह, मीर मुजफ्फर साहिब, जफ़र साहिब, साइमा बेगम, सुमरीन बेगम, सकलैन साहिब, उमाद साहिब, फरीना बेगम और जरियाम सब लाइन से इससे बात करने के लिए बैठे थे। फ्री वो फ्री वो इस टाइम में मिलती थी इसलिए सब घर वाले इसे इस वक्त फ़ोन करके बातें करते थे। सबसे बात करके इसने फ़ोन रख दिया। अब इसका इरादा सोने का था और अब इसे पुरसकून नींद आनी थी क्योंकि वह सब घर वालों से बात जो कर चुकी थी। सर माहिर, इसके क्लासरूम से निकलते ही किसी ने इसे पुकारा जिस पर मुड़कर इसने इस वजूद को देखा जहां अज़ा खड़ी थी। जी मिस अज़ा। सर ये आपका फ़ोन वहाँ क्लास में रह गया। इसने अपने हाथ में मौजूद मोबाइल माहिर की तरफ बढ़ा दिया जिसे देखकर इसने अपनी जीन्स की पॉकेट चेक की जो खाली थी। इसे याद आया कि मैसेज करके इसने अपना फ़ोन वहीं रख दिया था, जिसके बाद वो इसे उठाना भूल गया था। थैंक्स। आपको कुछ पूछना था? इसे वहीं खड़े इस तरह भी कैफियत में उंगलियां मरोड़ते देखकर माहिर ने पूछा। जी वो आपने जो टॉपिक समझाया था समझ नहीं आया, प्लीज़ दोबारा समझा देंगे? जी बिल्कुल, मैं कल आपको समझा दूंगा और आइंदा इस तरह से कोई भी बात हो तो बिना झिझक महसूस मत कीजिएगा। इसके कहने पर रज़ा ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और कैंटीन की तरफ चली गई क्योंकि मिशाल वहीं पर इसका इंतज़ार कर रही थी। वैसे भी अब इसकी कोई क्लास नहीं थी और इसे पता था कि जब तक असद साहिब ने इसे लेने नहीं पहुंच जाना था इसे तब तक मिशाल की बकबक सुननी थी। तुम सर माहिर से क्या बात कर रही थी? इसके बैठते ही मिशाल ने मशकूक नज़रों से इसे देखते घूरा था।
मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या वो अपना समझाया वो टॉपिक मुझे दोबारा समझा देंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं समझा दूंगा। हाय, वैसे कितने प्यारे हैं ना सर माहिर। सच कहूँ तो इस पूरी यूनिवर्सिटी में एक वही टीचर अच्छे लगते हैं। बाकी सब तो बस यहाँ अपना रोब झाड़ने आते हैं। बस एक सर माहिर ही हैं जो कितने स्वीट हैं। कुछ शर्म करो मिशाल। वो हमारे सर हैं, हमारे माँ बाप की जगह है। ओ बहन, हमारे माँ बाप ना इस वक्त घर में बैठे पड़े हैं और माँ बाप हमारे लिए वही बहुत है। मुझे बहुत शौक नहीं है किसी और को अपने माँ बाप बनाने का, और इतने हैंडसम सर तो बिल्कुल भी नहीं। उसके कहने पर वो फकत अपना सर नफ़ी में हिलाकर रह गई थी। बात सुनो शाज़मा, माहिर माहिर भाई घर पर आ गए हैं। इसने टेबल साफ करती शाज़मा से पूछा। जी वो पढ़ाई वाले कमरे में थे, लेकिन पता नहीं कौन से साहिबा हैं। इसके कहने पर वो अपना सर हिलाती अपनी किताब सीने से लगाए स्टडी रूम की जानिब चली गई थी। शाज़मा से स्टडी रूम कहा नहीं जाता था, इसलिए वो इसे पढ़ाई वाला कमरा कहती थी, क्योंकि वहाँ पर किताबें रखी थी जिसे देखकर इसे पढ़ाई वाले करने से ज़्यादा अच्छा कोई नाम नहीं सूझा था। और साहिर और माहिर को देखकर वो हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि इसे तो इन दोनों में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे कोई शख्स आईने के सामने खड़ा हो। स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला पड़ा था, जहाँ बैठा साहिर अपना काम कर रहा था। इसने गला खंकार कर इसे मुतवज्जा किया। माहिर भाई, इसने तस्दीक करनी चाहिए कि इसके सामने बैठा ये शख्स माहिर है या साहिर। इसकी आवाज़ सुनकर साहिर ने चेहरा उठाकर इसे देखा और मुस्कुराकर इसे अपने करीब बुलाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से माहिर बुलाता था। इसके इस तरह करने पर वो पुरसुकून होती मुस्कुराती इसके पास चली गई, जबकि साहिर ये सोच रहा था कि आखिर माहिर साहिर बन सकता है तो वो कुछ देर के लिए माहिम को अपने सामने देखने के लिए साहिर से माहिर भी बन सकता है। मुझे ना एक सवाल समझना था, आपसे आधे घंटे से समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा। सोफे पर इसके बराबर बैठकर इसने अपनी किताब टेबल पर रखकर सोफे पर इसके बराबर बैठकर इसने अपनी किताबें टेबल पर रखी, जब बाहर से इसे फरीदा की आवाज़ सुनाई दी। साहिर, किस्वा का फ़ोन आया था, इससे बात कर लेना। कह रही थी तुम्हारा फ़ोन नहीं मिल रहा। मामा, साहिर भाई यहाँ नहीं है, यहाँ माहिर भाई हैं। माहिम ने जैसे ही इसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश की थी। माहिम, माहिर इस वक्त यूनिवर्सिटी में है। फरीदा के कहने पर इसका जैसे सांस रुक चुका था। इसने आहिस्ता से चेहरा मोड़कर साहिर की तरफ देखा, जो अपनी मुस्कुराहट जब्त किए बैठा था। अगले ही पल वो उठकर वहां से भागने लगी, लेकिन इससे पहले ही साहिर इसका हाथ पकड़कर इसे अपने करीब बिठा चुका था। मेरा हाथ छोड़े, आपने झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं कहा, तुमने खुद ही सोच लिया कि मैं माहिर हूँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप माहिर भाई नहीं हो। हाथ छोड़े मेरा। इसने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन इसका हाथ खींचकर साहिर ने इसे मजीद करीब कर लिया और गहरी नज़रों से इसे देखने लगा। साहिर भाई, जो सवाल समझने आई हो इसे समझ कर जाओ। नहीं, मुझे नहीं समझना। बिना समझाए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसके सख्त लहजे में कहने पर इसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए थे। समझाएं। इसने रोते हुए अपना हाथ फिर से झटकना चाहा, और कोशिश इस बार भी नाकाम रही। पहले अपने आंसू साफ करो। माना कि तुम रोते मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन ये इसका मतलब थोड़ी है कि हर वक्त तुम्हें रोता ही देखता रहूं। इसके कहने पर माहिम ने अपना एक हाथ से जल्दी से अपने आंसू साफ किए, क्योंकि दूसरा हाथ तो इसकी गिरफ्त में था। ओए, ये लड़का तुम्हें घूर क्यों रहा है? इसने थोड़े फासले पर बैठे लड़के की जानिब इशारा किया, जो कब से शांजा को घूर रहा था। इस बंदे ने मुझे प्रपोज किया था, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, बस इसलिए ये मुझे घूर कर देख रहा है। इसने तुम्हें प्रपोज किया था? इसने जैसे सदमे से कहा। तो इसमें सदमे वाली क्या बात है? प्रपोज ही तो किया था। तुमने रिजेक्ट कर दिया तो फिर तुम्हें घूर क्यों रहा है? इसका बस नहीं चल रहा इ- इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़के का मुंह तोड़ दे, जो अभी तक शांजे को घूर रहा था, क्योंकि इसे शायद लग रहा होगा कि मैंने इसे तुम्हारी वजह से रिजेक्ट किया है। भले किसी भी वजह से किया हो, कर दिया ना, फिर भी घूर रहा है। गुस्से से वो अपनी जगह से उठा, और इसका इरादा जानकर ही शांजे ने फौरन से इसका हाथ पकड़ लिया था। आहान, चुप करके बैठ जाओ, कोई तमाशा मत लगाना। इग्नोर करोगे तो खुद ही बाज आ जाएगा। इसके कहने पर आहान ने शांजे का हाथ पकड़ा और इसे लेकर वहां से चला गया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कमरे में कोई रोशनी न होने के बायस कमरा अंधेरे में डूबा पड़ा था। नींद से जागकर इसने अपने कदम बेड से नीचे उतारे और जाकर खिड़की से रेशमी पर्दे हटाए, जिसके हटते ही बाहर की रोशनी अंदर कमरे में आकर उजाला बखेर चुकी थी। इसने वापस बेड पर आकर अपना मोबाइल उठाया, जहां इसके लिए मुबारकबाद के मैसेज आए हुए थे। इसे एक सिवाय इस एक शख्स के जिसकी मुबारकबाद का इसे इंतज़ार था। गहरा सांस लेकर इसने मोबाइल साइड टेबल पर रखा और बालों में हाथ फेरकर बिखरे बालों को पीछे किया।
जब अचानक से इसका मोबाइल बजा। इसने बेचैनी से अपना मोबाइल उठाया जहां दादा जान की कॉल आ रही थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट आई और अगले ही पल इसने कॉल पिक कर ली। याद आ गई आपको मेरी? इसने फौरन से शिकवा किया। मैं तो अब भी आपको फ़ोन नहीं करता, पर क्या करूं, इकलौते पोते जो हो। मेरा एक मेरे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। फिलहाल आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी दादा जान, जिसका मैं कब से मुंतज़िर था। असीरम अली खान, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अब इस मुल्क के सियासतदान हो तुम। मुझे उम्मीद है तुम अपने बाप से ज़्यादा अच्छे सियासतदान बनोगे। आपको खुशी हुई? हाँ, हुई। बस डर था, इसी वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया था, और अब यही डर मुझे तुम्हारे लिए लगा रहता है। दादा जान, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाऊँ ना, तो मौत मुझे फिर भी आनी है। तो क्या ये बेहतर नहीं मैं अपनी ज़िंदगी किसी अच्छे काम में लगा दूँ, जैसे मेरे बाप ने लगाई थी? खुदा तुम्हें कामयाब करे मेरे बच्चे, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा। इसके अलावा वो और कह भी क्या सकते थे, जबकि दूसरी तरफ इनकी ये बात सुनते असीरम खान का दिल यकदम से पुरसुकून हो चुका था। लबों के साथ साथ इसकी गहरी नीली आंखें भी मुस्कुरा उठी थी। स्टूडेंट अपने घर की तरफ जा रहे थे। तकरीबन आधी यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी थी। वो भी घर जाने के इरादे से बाहर निकलने लगा जब इसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी, जिसकी वजह से पहले तो इसे अपना वहम लगा, लेकिन फिर दोबारा से आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त वो हिस्सा बहरान पड़ा था, जबकि आवाज़ बैक साइड से आ रही थी, जहाँ पर एक स्टूडेंट ने खुदकुशी की थी, जिसके बाद किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। तो फिर भला वहाँ पर कौन गया था? जहन में आते वसवसों को झटक कर वो बैक साइड की तरफ भागा था, जहाँ पर यूनिवर्सिटी का ही एक सर स्टूडेंट के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। ये मंजर देखते ही इसकी आंखों में खून उतर आया। गुस्से से वो इसकी जानिब बढ़ा और इस सर को मारने लगा। थोड़ी ही देर में यूनिवर्सिटी में एक तमाशा फैल चुका था। जो बचे कुचे लोग वहाँ मौजूद थे, वो भी वहीं ये तमाशा देख रहे थे। वो यकीनन कल तक ये तमाशा यूनिवर्सिटी के सारे लोगों में फैल जाना था। अपनी हरकत की वजाहत देना चाहेंगे माहिर शाह? इस वक्त वो वाइस चांसलर के ऑफिस में हाथ बांधे गुस्से से खड़ा था, और इसके गुस्से की वजह यह थी कि इस सर को बिना कुछ कहे वहाँ से भेज दिया गया था। सॉरी, लेकिन वजाहत तो आपको मुझे देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप धक्का मारकर इसको इस यूनिवर्सिटी से निकाल दें। आपने इसे छोड़ दिया है, तो फिर मैं क्या करता? इस यूनिवर्सिटी का जो मालिक है, बहरोज़ मिर्ज़ा, इसका बेटा है। मैं इसे चाहकर भी यहाँ से नहीं निकाल सकता। तो आप इसे छोड़कर इसे दोबारा मौका दे रहे हैं। आज जिस लड़की की इज्जत बच गई है, ज़रूरी नहीं है दोबारा बच जाएगी। आप अभी यहाँ से चले जाएं और इस बात का तमाशा मज़ीद मत बनाएं। इंशाल्लाह दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं बात करता हूँ इनके फादर से, और मुझे यकीन है बहरोज़ मिर्ज़ा दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इनके कहने पर वो गुस्से से इनके ऑफिस से निकल गया था। इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बाबा साईं, मैं क्या सोच रहा था? शामिर ने धड़म से सोफे पर आर्यन के पास गिरते कहा। इस वक्त सबसे इस वक्त सब बड़े वहाँ लॉन्च में मौजूद थे। क्या सोच रहे हो? पहले सबकी बचपन में ही मंगनी हो जाती थी, जैसे आपकी अम्मा साई की, दोनों बड़े बाबाओं की, तो फिर मेरी क्यों नहीं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये फैसला बच्चे बड़े होकर करें, जैसे मेरी मंगनी हुई थी। लेकिन मैंने परी को अपना हमसफ़र चुना, और मैं नहीं चाहता था कि दोबारा ये सब कुछ हो, मंगनी टूटे या कोई रिश्ता ज़बरदस्ती बने। इससे बेहतर है ये फैसले बच्चे बड़े होकर खुद करें। इसकी बात का जवाब मुर्तज़ा ने दिया। ये अच्छी बात नहीं है, हमें भी तो ये मज़े लेने देना। हाय, हम मिलते अपनी मंगेतर से छुप छुप कर, कितना मज़ा आता। शर्म तो नहीं आ रही? बड़ों के सामने कैसी बातें कर रहे हो? आर्यन ने इसे शर्म दिलाने की कोशिश की, जो इसे बिल्कुल भी नहीं आनी थी। अपने ज़माने में बड़े भी ये हरकतें कर चुके हैं, तभी इन्हें शर्म नहीं आई। और बाबा साईं, आपकी सारी हरकतें तो बाबा मुझे बता चुके हैं, बस आप मेरे मुंह मत खुलवाएं। इसने आलम की तरफ इशारा करते कहा था। आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। उस दिन जो आपने कहा था ना, मैंने किसी को भी नहीं बताया। इसकी बात सुनकर जहाँ सबकी दिलचस्पी हुई इसकी बात सुनकर जहाँ सब दिलचस्पी से इसकी तरफ मुतवज्जे हुए थे, वहीं आर्यन ने गुस्से से इसे देखा था। इज्जत से यहाँ से दफ़ा हो जाओ शामिर शाह। जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आप बूढ़ों में बैठने का। बुड़बुड़ाते हुए वो वहाँ से चला गया था। शाहमीर ने बमुश्किल ही बीए पास किया था। अगर ये कहा जाए कि पढ़ाई के मामले में वो आलम ही की तरह था, तो गलत नहीं होगा। बस फ़र्क इतना था कि भले ही ज़बरदस्ती ही सही, इसने बीए की डिग्री कर ली थी। पढ़ाई के बाद जहाँ सब किसी न किसी काम पर लग चुके थे,
वह एक शामिर शाह ही बचा था जिसे सारा दिन हवेली में बैठकर अपने बाप को तंग करने के अलावा कोई भी काम नहीं था। क्या हुआ है, इस तरह क्यों बैठा है? इस वक्त वो अपना सर हाथों में दिए बैठा था जब साहिर ने इसके पास बैठते कहा था, जिस पर माहिर ने आज हुआ सारा वाक़े से बताया। वैसे भी वो साहिर से कुछ नहीं छुपाता था। तू यहाँ अपनी ही उलझन लेकर बैठा है, मैं तो अपनी बात करने आया था। इसकी बात सुनकर माहिर अपना सर झटक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बोल। मैं माहिम से शादी करना चाहता हूँ। अचानक शादी का ख्याल कैसे आ गया? शादी का ख्याल तो बहुत पहले आया था, लेकिन मैं इसकी पढ़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। तो अब साहिर शाह के जज्बात बेकाबू क्यों हो रहे हैं? जो वो शादी करना चाहता है, क्योंकि पढ़ाई तो इसकी अभी ख़त्म नहीं हुई। माहिर ने अपनी मुस्कुराहट दबा कर कहा, जिस पर साहिर ने इसे घूर कर देखा। मैं बस इससे निकाह करूँगा, रुखसती इसकी पढ़ाई के बाद ही होगी। मैं बस चाहता हूँ वो मेरे पास रहे, मुझसे दूर न जाए, मुझसे डरे ना। इस पर गुस्सा दिखाकर, तुम इसे खुद ही डराते हो साहिर, क्योंकि मैं इस पर हक रखता हूँ। चाहे वो इसे प्यार करने का हो, डांटने का, गुस्सा करने का, जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि इस पर हर तरह का हक सिर्फ मेरा हो। माहिम वसी मुकम्मल तौर पर सिर्फ साहिर शाह की मलकियत हो। इसके लबो लहजे में जुनूनियत भरा तासुर था, जिसे देखकर माहिर महज सर हिलाकर रह गया। क्या करना चाहते हो? हवेली पहुंचते ही सबसे पहले अम्मा साई से बात करूंगा। माहिम मान जाएगी? मानना तो इसे पड़ेगा। तुम कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे साहिर। मैं जो भी करूंगा तुम मुझे नहीं रोकोगे माहिर। तुमसे बहस करना फजूल है। मैं नूर को लेने जा रहा हूँ, अपनी दोस्त के घर गई हुई है। इसे पता था कि साहिर यही कहता हो इसे पता था कि साहिर यही कहता कि नूर अभी तक नहीं आई, इसीलिए इसके कुछ कहने से पहले ही वो अपनी बात कहते हुए उठकर चला गया था, जबकि साहिर अब अपनी ही सोचों में गुम हो चुका था। गोलगप्पों के स्टॉल पर खड़ी वो इस वक्त सारे बच्चों को जमा करके इन्हें गोलगप्पे खिला रही थी। इरादा तो इसका सीधा घर जाने का था, लेकिन अपने सामने अपनी पसंदीदा चीज़ देखकर वो खुद यहाँ आई। जो आई वहां सड़क पर बैठे सारे बच्चों को भी बुला लाई। फोन की बेल बजी, पर इसने अपना फ़ोन निकाल कर देखा, जहां माहिर की कॉल आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम लाला। उसने फ़ोन उठाते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। नूर, कहाँ हो तुम? फरीदा आंटी ने कहा था कि तुम अपनी दोस्त के घर पर हो, लेकिन वो कह रही थी कि तुम जा चुकी हो। कहाँ हो तुम इस वक्त? इसकी आवाज़ से परेशानी साफ झलक रही थी। हाँ, मैं घर ही आ रही थी, लेकिन फिर मैंने गोलगप्पों का स्टॉल देखा तो यहाँ आ गई। दूसरी बात इसने मनमनाते हुए कही। साहिर और माहिर को साहिर और माहिर को इसका इस तरह से बाहर स्टॉल की चीज़ें खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए इसे स्टॉल से ये सब चीज़ें खाने का मौका सिर्फ तब मिलता था जब वो अकेली बाहर मौजूद होती थी। फिर तुम स्टॉल की चीज़ें खा रही हो नूर? अच्छा, आप गुस्सा मत कीजिएगा, मैं इसके घर की बैक साइड पर ही हूँ, आप जल्दी से आ जाए। इसके कहने पर वो अच्छा कहकर फ़ोन रख चुका था। इसने अपने बैग में हाथ डालकर पैसे निकाले, लेकिन ये क्या, इसके बैग में पैसे नहीं थे। और अब इसे याद आ रहा था, जल्दी जल्दी के चक्कर में वो आज पैसे लाना भूल गई थी। बेटा पैसे, स्टॉल वाले ने इसे पुकारा, जिस पर वो गहरा सांस लेकर रह गई। भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी मेरे लाला आने वाले हैं, तो वो आपको पैसे दे देंगे। कहो तो हम पैसे दे दें। मर्दाना आवाज पर इसने मुड़कर देखा, जहां तीन लड़के अजीब हुलिये में खड़े थे और इसे ही देख रहे थे। इसने बिना कोई जवाब दिए अपना रुख फेर लिया। ऐसे लोगों को वो हमेशा इग्नोर ही करती थी। खामोशी का मतलब तो हाँ होता है। इनमें से एक ने आगे बढ़कर इसका नरम हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन इससे पहले ही चेहरे पर जोरदार मुक्का पड़ने पर वो पीछे जा गिरा। माहिर ने गुस्से से इन लड़कों को देखा और आगे बढ़कर इन्हें मारने लगा। एक लड़का तो इसे देखकर भाग चुका था, जबकि बाकी के दो अब इससे पिट रहे थे। इसका तो सुबह यूनिवर्सिटी से हुए वाकये वाला गुस्सा ही नहीं उतरा था, और यहाँ ये लोग इसकी बहन को गंदी निगाहों से देखकर इसे मजीद गुस्सा दिला रहे थे। वो गुस्से से इन्हें मार रहा था, जबकि पीछे खड़ी नूर गोलगप्पे खाते हुए इन्हें मज़े से देख रही थी, जैसे इस वक्त वो कोई मूवी देख रही हो। लोगों ने आगे बढ़कर माहिर को इन लड़कों से दूर किया, लेकिन फिर भी एक आखिरी जोरदार मुक्का वो इन लड़कों के चेहरे पर मारना नहीं भूला था, और वो आखिरी बार दिखने में ही इतना जोरदार लगा था कि यकीनन एक दांत तो इनका टूट ही चुका होगा। चलो यहाँ से। इसका हाथ पकड़कर वो इसे वहां से ले जाने लगा, जब 1 मिनट कहकर नूर ने इसका इसका वॉलेट मांगकर स्टॉल वाले को पैसे दिए और इसके साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई। लास्ट पंच तो जबरदस्त था माहिर लाला। एक या दो दांत तो टूट ही गए होंगे। गाड़ी में बैठते इसने तबसरा किया, जिसे सुनकर इसने मुस्कुराते हुए अपना सर नफी में हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी।
सुबह होते ही वो गांव के लिए निकल चुका था। इस वक्त बस इसे अपने माँ बाप से बात करनी थी। हवेली में दाखिल होते ही वो आर्यन के कमरे की तरफ गया, जहाँ इसे देखते ही किस्सा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बाकी सब तो हर हफ्ते घर आ जाते थे। एक साहिर ही था जो महीने में सिर्फ 2 बार हवेली आता था। मेरा बच्चा कैसा है? इसके माथे पर प्यार करके किस्सा इसके गले लग गई। अपने बेटे को देखकर खुशी से इसकी आंखें भीग चुकी थी। बिल्कुल ठीक अम्मा साई। बाबा साई कहाँ है? इसने किस्सा से आर्यन के बारे में पूछा। जब आर्यन भी कमरे में दाखिल हुआ और इसे देखते ही इसका रिएक्शन भी किस्सा से कम नहीं था। अभी आप लोगों के बारे में ही पूछ रहा था बाबा साईं, आप दोनों से कुछ बात करनी थी। इसने आर्यन से गले मिलते कहा और इन दोनों को सोफे पर बिठाकर खुद भी इनके सामने रखे सोफे पर बैठ गया। मैं शादी करना चाहता हूँ। इसके कहने पर आर्यन और कस्बा दोनों ही हैरान हुए थे। वो इससे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन यह हकीकत थी कि इसकी बात सुनकर इन दोनों को दिली खुशी मिली थी। अगर साहिर की जगह माहिर या शामिर होते तो ऐसी बात करने से पहले 100 दफ़ा तमहीद बांधते, लेकिन वो शामिर या माहिर नहीं था, वो साहिर शाह था जो अपनी बात बिना किसी तमहीद के कहता था। कौन है वो? आर्यन ने अपनी हैरत छुपा कर कहा। महिम वसी। इसके मुंह से महिम का नाम सुनकर वो दोनों पहले से ज़्यादा हैरान हुए थे। मैं चाहता हूँ आप इसके लिए मेरा रिश्ता लेकर जाएं, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब में इसकी मर्जी भी शामिल हो। हमें भला कैसा एतराज़ होगा? इतनी प्यारी तो है माहिम, मैं अभी सबको बता कर आती हूँ। शाह हम आज ही जाएंगे, जोशो खरोश से कहते वो जल्दी से कमरे से निकल गई ताकि सबको ये खबर सुना सके। जबकि इसकी इतनी खुशी देखकर साहिर भी मुस्कुरा उठा था। बाबा, बाबा साईं आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं बेटा, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, और मुझे तुम्हारी पसंद पर फख्र है। सारी तैयारी करके वो जल्द ही शहर के लिए निकल चुके थे। शहर पहुंचकर वो सीधा वसी के घर पर गए, लेकिन इस बार हमेशा की तरह नहीं गए थे। इस वक्त तो बस नहीं चल रहा था अपनी होने वाली बहू के लिए सब कुछ खरीद ले। इसकी बेसब्री देखकर आर्यन ने इसे समझाया था कि इस वक्त कोई तकरीब नहीं हो रही, वो सिर्फ रिश्ता मांगने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो पता नहीं क्या क्या उठा लाई थी। वसी और फरीदा जहाँ इन्हें देखकर खुश हुए थे, वहीं इनके आने का मकसद जानकर खुशी दोबाला हो गई थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है साहिर। साहिर देखा भाला बच्चा है, बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से तो हाँ ही समझो। वसी ने अपना जवाब बताया और फरीदा की भी यही राय थी। वो सब ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है एक बार इस बारे में महिम से भी बात कर लेनी चाहिए। जिंदगी तो इसे ही गुजारनी है। इसकी बात सुनकर आलम ने कहा था, जिस पर इसने अपना सर हिला दिया। हाँ, वैसे मेरा नहीं ख्याल महिम को कोई एतराज़ होगा, लेकिन ये इसकी ज़िंदगी है तो फैसला भी इसी का होना चाहिए। सब आपस में बातों में लगे थे जब मुर्तज़ा के मोबाइल पर कॉल आने लगी। एक्सक्यूज़ करके इसने बाहर जाकर कॉल पिक की। हेलो, क्या आप मुर्तज़ा शाह बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन हैं? ये नंबर हमें रफ़ीक अमजद ने दिया है। इनका एक्सीडेंट हो गया है। इनकी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। इस शख्स की बात सुनते ही इसने बेचैनी से हॉस्पिटल का नाम पूछा और घर से निकल गया। रफ़ीक सिर्फ इसका मुलाजिम ही नहीं, दोस्त भी था, लेकिन अपनी बीवी की मौत के बाद वो इसके पास काम करना छोड़ चुका था। अपनी बेटी को लिए वो खुद एक छोटे से घर में रहता था, जो अपनी फैमिली के हिसाब से काफ़ी था। जबकि एक वाहिद फ्लैट जो इसने ख़रीद रखा था, वो इसने किराए पर दिया था, जिसके पैसों से वो अब अपना घर चला रहा था। मुर्तज़ा ने बहुत बार इसकी मदद करनी चाहिए, यहाँ तक कि वो इसे शाह इंडस्ट्रीज़ में जॉब भी ऑफ़र कर चुका था, लेकिन वो इनकार कर देता था। वो एक खुददार इंसान था। वो हमेशा वही चीज़ लेता था जो इसकी मेहनत की होती थी। फ्लैट से जो किराया मिलता वो इसके लिए बहुत था। इसके लिए ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। रोड क्रॉस करते इसकी टक्कर एक ट्रक से हुई, जिसके बाद लोग इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाए थे, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जल्द ही इसकी ज़िंदगी की डोर टूट चुकी थी। इसकी सांसें बची थी तो बस मुर्तज़ा के इंतज़ार में, इसे ये बताने के लिए कि इसके जाने के बाद वो इसकी बेटी का ख्याल रखे, इसे अपने पास ले इसे अपने पास रख ले। शायद यही बात कहने के लिए इसकी सांसें चल रही थी। इसकी फैमिली में वैसे भी कोई नहीं था, ना ही इसकी बीवी की फैमिली में कोई था। रफ़ीक अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था, जबकि इसकी बीवी के वालिदैन बचपन में ही फौत हो चुके थे और वह शादी से पहले ही अपने भाइयों के साथ रहती थी। इसने फ़ोन पर आर्यन और आलम को कॉल करके रफ़ीक के घर बुलाया। रफ़ीक की सिम से इसके सालों का नंबर निकाल कर इन्हें भी बता दिया था। एक्सीडेंट की वजह से इसका मोबाइल टूटा नहीं था, लेकिन ख़राब हो चुका था, जो ठीक करवाने से ठीक हो जाता, लेकिन इसे ठीक करवा कर क्या करना था जब इसे इस्तेमाल करने वाला ही नहीं था। इसके पास से मिली सारी चीज़ें इसने रफ़ीक की बेटी को दी, लेकिन इसे देखकर मुर्तज़ा को हैरत ज़रूर हुई थी।
वो अपने आंसू जब्त किए खड़ी थी। वो रो नहीं रही थी क्योंकि शायद इसे पता था कि अब इसके आंसू साफ करने वाला इस दुनिया में नहीं रहा। तदफीन तक वो इसके घर पर ही रहा। वो इसके बाद अपने घर चला गया। आर्यन और आलम भी इसके साथ ही थे, जबकि किस्वा, परिशय और आयरा इस वक्त फरीदा के घर पर मौजूद थे और रात वो इन्हें वहीं पर रुकना था। क्या सोच रहे हो आलम? आलम ने गुमसुम बैठे मुर्तज़ा से कहा। क्या सोच रहे हो? आलम ने गुमसुम बैठे मुर्तज़ा से कहा। इन तीनों को घर आए आज 30 इन तीनों को घर आए 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन मुर्तज़ा बस गुमसुम सा खलाओं में पता नहीं क्या तलाश कर रहा था। मैं रफ़ीक की बेटी के बारे में सोच रहा था। माँ तो पहले ही नहीं थी, अब बाप भी नहीं रहा। वो अकेले कैसी रहेगी? कहाँ रहेगी? क्या मतलब कहाँ रहेगी? इसके मामू हैं, इनके पास रहेगी। तुम्हें लगता है वो इसे अपने पास रखेंगे? इनका रवैया नहीं देखा तो तुमने? ऐसा लग रहा था जैसे किसी अजनबी के जनाजे पर मौजूद हो। रफ़ीक ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। इसके मामू भला किसी गैर को अपनी भांजी की जिम्मेदारी क्यों देंगे मुर्तज़ा? आर्यन ने अपने जहन में चलता सवाल इसके सामने किया। आर्यन ठीक कह रहा है मुर्तज़ा, तुम जज्बाती हो रहे हो। पहले इनका फैसला सुनो। अगर वाकई में वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। आलम की बात पर इसने अपना सर हिला दिया, लेकिन वो इसे ये नहीं कह सका कि वो ये फैसला जज्बात में आकर नहीं कर रहा था। यहाँ पर ये पहली एपिसोड ख़त्म होती है और अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि ये नॉवल कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।